नमस्कार, चंडीगढ़ दूरदर्शन के खास प्रोग्राम स्वस्थ जीवन में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ जीवन में आज एक बेहद खास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना। क्यों हड्डियां एक सर्टेन उम्र के बाद कमजोर हो जाती है और क्या कुछ ऐसा संभव है कि हड्डियों को कमजोर होने से बचाया जा सके। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उत्तम चंद सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, पीजीआई चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज ऑस्टियोपोरोसिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे मुल्क की एक आबादी का एक बेहद बड़ा हिस्सा जो है वो कमजोर हड्डियों से जूझ रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहले तो ये बताइए सर, है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये हड्डियों का कमज़ोर होना ऑस्टियोपोरोसिस है। इसका मतलब जो हड्डियों में छिद्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये एक सर्टेन उम्र के बाद, महिलाओं में खासकर देखा गया है 30-40 के बाद तो बिल्कुल ही हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। उसकी क्या वजह होती है और मेल और फीमेल में ये डिफरेंट कैसे होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती है। एक पीक बोन मास का कंसेप्ट होता है, यानी कि हमारी हड्डियां सबसे मजबूत कब होती हैं? ये 25 से 30 साल की उम्र में सबसे मजबूत होती हैं। यदि किसी बच्चे को प्रॉपर फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाए, उसकी सभी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए और उसको हर एक एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन मिले, तो 25 से 30 साल की उम्र में उसकी हड्डियों में पीक बोन मास होता है, यानी कि हड्डियां सबसे मजबूत होती हैं। उसके बाद साल दर साल हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं बिकॉज़ ऑफ हमारा बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे हम 40-45 की उम्र में पहुंचते हैं तो हमारी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और ख़ासकर महिलाओं में जब उनका माहवारी बंद होती है, यानी कि मेनोपॉज स्टार्ट होता है, जो 45 से 50 की उम्र के बीच में होता है, तब उनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। उससे पहले जो हार्मोनल साइकिल चल रहा होता है उसकी वजह से हड्डियों का कैल्शियम बचा होता है और उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन पुरुषों में जब 60-65 की उम्र में पहुंचते हैं तो उनमें भी हार्मोन्स का इफ़ेक्ट इस तरह से होना शुरू होता है कि धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो मेडिकल टर्म में बोलें तो 50 के बाद में महिलाएं और 65 के बाद में पुरुषों को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और 100 में से 30-40 महिला और पुरुष ऑस्टियोपोरोसिस नाम की इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है या होने वाला है? कुछ टेस्ट होते हैं खास? ऑस्टियोपोरोसिस एक उम्र के बाद सभी लोगों को होने वाला है। अच्छा, होने वाला है, ये अथा सत्य है। जैसे कि हमारे बाल सफ़ेद होने हैं, हमारी स्किन मुड़ में झुर्रियाँ पड़ने वाली हैं, उसी तरह हड्डियों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होना है। 30 की उम्र के बाद में साल दर साल हड्डियाँ कमज़ोर होती चली जाएंगी, जो 65-70 होते होते काफ़ी वीक हो जाती हैं, ताकि थोड़ा सा गिरने से, स्टैंडिंग हाइट से गिरना जिसको बोलते हैं, तो भी फ्रैक्चर हो सकता है। और इवन आपको यदि हाथ जोर से पकड़ा किसी ने, उससे भी आपका फ्रैक्चर हो सकता है। तो हमको जल्दी पता करने के लिए हमको बोन डेंसिटी नाम का टेस्ट होता है, डेक्सा स्कैन जिसको बोलते हैं, वो हम करते हैं। और ख़ासकर कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जो भी पर्सन डायबिटीज़ के शिकार हैं या कोई मिर्गी की दवा खा रहे हैं, किसी वजह से स्टेरॉइड की दवाइयाँ खा रहे हैं और किसी भी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हैं, या उनका पाचन ठीक से नहीं होता है, या एसिडिटी की तकलीफ़ रहती है जिसके लिए वो डेली एंटासिड नाम से जो दवाई आती है वो ले रहे हैं, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो उनको समय समय पर ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीन करवाते रहना चाहिए। स्क्रीनिंग में हम लोग एक डेक्सा स्कैन नाम से बोन डेंसिटी टेस्ट करते हैं, जिसकी परसेंटेज के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इनको केवल डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या दवाइयों की ज़रूरत है, या अभी इनको कोई रिस्क नहीं है। किस उम्र के बाद आप रिकमेंड करते हैं कि डेक्सा स्कैन कराना चाहिए?
महिलाओं में जब माहवारी बंद हो रही हो उस टाइम डेक्सा स्कैन करना चाहिए, और पुरुषों में 50 से 60 की उम्र के बाद में डेक्सा स्कैन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आपको कोई भी सिम्टम है, बैक पेन रहता है, या आपको जल्दी थकावट हो जाती है, या आपकी बॉडी में दर्द रहता है, या आप किसी भी हाई रिस्क मेडिसिन ले रहे हैं, या आपको जो रिस्क कैटेगरी है उसमें आते हैं, तो आपको टाइम से पहले भी डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए। यानी कि थकान भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक साइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज जो वीकनेस है वो मसल्स की वीकनेस है। मसल्स जब तक बोन्स के साथ ठीक से काम कर रही हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम होता है, लेकिन यदि मसल्स ठीक से काम नहीं कर रही है तो बोन्स में से कैल्शियम जल्दी लॉस हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। यानी कि थकान महसूस हो रही है तो एक बार डेक्सा स्कैन करवा लेना चाहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है, महिलाएं खासकर काम करती हैं, थकती हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद रूटीन में हो रहा है। थकावट का जो इम्पोर्टेंट कारण है, या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है, वो हमारा विटामिन डेफिशिएंसी है। उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन सी, यदि आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल डेली नहीं खा रहे हैं तो विटामिन सी की कमी से भी थकावट महसूस हो सकती है। तो हम लोग डेक्सा स्कैन के साथ साथ ब्लड के टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं, जो हमको ईयरली बेसिस पे कराते रहना चाहिए, जिसमें डायबिटीज़ भी स्क्रीन करना चाहिए और सारे विटामिन्स के भी टेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि बॉडी में यदि किसी भी तरह के विटामिन मिनरल की कुछ कमी हो रही है तो हम उसको समय रहते पूरा कर सकें। क्या ये संभव है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना, या उसे कम किया जा सके? बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी डाइटरी एंड जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, हम यदि उनको मॉडिफाई करेंगे तो हमको ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क बहुत कम किया जा सकता है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन एक बड़ा टॉपिक है। इसके लिए हम सबसे पहले डाइटरी मॉडिफिकेशंस एडवाइस करते हैं कि पेशेंट, हमारे जो डाइट है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स के बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, जिनको हम नींव की ईंट बोलते हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। कैल्शियम और विटामिन डी लेने के लिए दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें यूज़ करें। इसके अलावा जो मोटा अनाज है, रागी है, मिलेट्स हैं, बाजरा, ज्वार, इसका अपनी डेली डाइट में सम्मिलन करें, ताकि आपको कैल्शियम पूरी मात्रा में मिल सके। डेली हमको 1 ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है और नॉर्मल डाइट में 200-250 मिलीग्राम कैल्शियम ही मिल पाता है। तो इसलिए हमारे डेफिशिएंसी स्टेट में कैल्शियम रहती है बॉडी हमेशा। तो यदि हम डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमको कैल्शियम की टेबलेट के रूप में सप्लीमेंट लेना चाहिए। साथ ही विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कैल्शियम हम डाइट में ले रहे हैं वो तभी एब्जॉर्ब होगा, जब खून तक पहुंचेगा, जब विटामिन डी के साथ लिया जाएगा। विटामिन डी हमको धूप से भी मिलता है। इसके अलावा दूध से बनी हुई चीज़ें, घी, तेल, इनके अंदर भी विटामिन डी होता है। इसके अलावा जो नॉनवेज खाते हैं उनको लीवर से, मसल से, फिश से विटामिन डी मिल सकता है। कैल्शियम किस उम्र से लेना शुरू कर देना चाहिए, आइडियल एज? क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है कैल्शियम को लेकर कि कैल्शियम अगर रेगुलर लेंगे तो डिपॉजिट हो जाएगा, पथरी बन जाएगी। सो ये क्या भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं, या इसमें सच्चाई है? जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, यानी कि जिसको किडनी स्टोन हो चुका है या किडनी स्टोन की फैमिली हिस्ट्री रही है, उनको डेफिनेटली कॉशियसली लेना चाहिए। बट जो भी नेचुरल, जो फूड से कैल्शियम मिलता है, उससे कोई पथरी का रिस्क नहीं रहता है, ये भ्रांति है। लेकिन जो हम बाहर से सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें डिफरेंट तरह के कैल्शियम सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो उससे डेफिनेटली रिस्क होता है। लेकिन जो अदर टाइप के नेचुरल कैल्शियम्स हैं और दूसरे सॉल्ट्स हैं कैल्शियम के, उनके साथ में इसका रिस्क बहुत कम होता है। तो ऐसा कोई घबराए नहीं, आप डॉक्टर की सलाह लेके कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि कौन सी एज से कैल्शियम लेना शुरू करना चाहिए। तो जैसे ही हमारा जन्म होता है, जैसे ही हम दूध पीना शुरू करते हैं, हम कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। तो हमारी डाइट में यदि डेली 1 से 1.5 लीटर दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, दही है, लस्सी है, खीर है, या पनीर है, खोया है, ये ले रहे हैं हम,
तो हमको कोई कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप 1 से 1.5 लीटर दूध या दूध से बनी हुई चीज़ नहीं ले रहे हैं तो आपको उसी दिन से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है जब से आपने दूध कम किया है। क्योंकि जनरली हम जो डाइट लेते हैं उससे कैल्शियम पूरा हमें नहीं मिल पाता और इसलिए शायद वो सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो सवाल सप्लीमेंट के लिए ही था कि सप्लीमेंट किस उम्र से लेना चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ खास उम्र आप रिकमेंड करते हैं कि 40 के बाद आपको 40 के बाद लेना ही चाहिए, और क्या कुछ ऐसा भी है कि 3 महीने ले ली कैल्शियम टैबलेट आपने रोज़ और उसके बाद कुछ गैप दीजिए और फिर लेना शुरू करिए, कुछ ऐसा भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैल्शियम की जो नेचुरल डाइट है वो सबसे अच्छा सोर्स है। यदि आप दूध ले रहे हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं 1 से 1.5 लीटर, तो आपको कोई कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट अप टिल 50 ईयर्स ऑफ द एज। लेकिन यदि आप 50 के ऊपर निकल रहे हैं, आपकी डाइट कम होती जा रही है, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और दूध से बनी हुई चीज़ें आप जितनी ज़्यादा रखेंगे अपनी डाइट में तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में भी कैल्शियम काफ़ी होता है, तो आप वो भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। अच्छा, पेशेंट आपके पास आते हैं शिकायत लेके या आप डेक्सा स्कैन करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, उसमें पॉजिटिव होता है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट क्या देते हैं? ट्रीटमेंट जो है इसका बेसिक ट्रीटमेंट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक, जो कैल्शियम और विटामिन डी है। तो यदि डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट 0 से -1 के बीच में है, जिसको माइल्ड ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, तो केवल कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट सफिशिएंट होता है। लेकिन फिर भी यदि कोई भी महिला जो 45 के ऊपर है, जिसको मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका है, तो हम एक मंथली दवा भी ऐड कर सकते हैं जो कि मुंह से ले सकते हैं और जिससे कि बोन्स का वीकनेस होना कम हो सकता है। यदि आपकी रिपोर्ट और ज़्यादा ख़राब है और आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है या आपको ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है, तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी के साथ में एंटी ऑस्टियोपोरोटिक मेडिसिन्स भी लेनी पड़ेंगी, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करेंगी या ऑस्टियोपोरोसिस को होने से बढ़ने से रोकेंगी। तो वो इंजेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं, 1 साल में इंजेक्शन ले सकते हैं, 6 महीने वाला इंजेक्शन ले सकते हैं या डेली लगाने वाला इंजेक्शन। ये आपके ब्लड टेस्ट और डेक्सा रिपोर्ट और आपकी लाइफस्टाइल को देख के डिसीजन लेंगे, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। ये वही इंजेक्शन है जो शायद रोज लिया जाता है और खुद अपने आप भी पेन जैसा इंजेक्शन होता है, अपने आप भी लगाया जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन का नाम सुनते ही डर लगता है। सो पेशेंट भी डर जाते हैं कि रोज इंजेक्शन लगाने का झंझट क्यों किया जाए। तो कोई सब्स्टिट्यूट है या यही आप रिकमेंड करते हैं और इससे फायदा क्या होता है? बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स तो अवेलेबल हैं, बट जो है कि हड्डियों में जो बोन मास कम हो गया है उसको बढ़ाने के लिए डेली वाला इंजेक्शन ही बेस्ट है। हम पीजीआई में अभी रिसर्च कर रहे हैं कि रोज़ नहीं लेने के अलावा यदि हफ्ते हफ्ते में इसको लिया जाए, ज़्यादा डोज में लिया जाए, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो जल्दी इसके नतीजे सामने आएंगे। तो हो सकता है कि हमको डेली नहीं लेना पड़े, फिर महीने में 1 बार या महीने में 4 बार इंजेक्शन लेके काम चल सके। लेकिन अभी जो और दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनमें हम 6 महीने या साल में इंजेक्शन लेके भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा ओरल सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो ऐसे घबराएं नहीं। जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल होगा वही आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। ये इंजेक्शन जो लिया जाता है या जो मेडिसिन ली जाती है ओरली जो आप कह रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स आप क्या पाते हैं? क्या जो कमज़ोर हड्डियां हैं वो मजबूत हो जाती है? बिल्कुल, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। उसके बाद फिर से डेक्सा स्कैन आप करते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं? क्योंकि हड्डियों में जो टर्नओवर रेट है बहुत स्लो होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी चमड़ी पे कट लगा और वो हफ्ते भर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद सभी लोग जानते हैं कि इट विल टेक वीक्स और मंथ्स टू हील। तो सिमिलरली बोन टर्नओवर में जैसे जो बोन मास कम हुआ है वो साल दर साल हुआ है, तो इसी तरह से साल दर साल बोन मास बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग 1 साल से पहले तो कुछ भी उम्मीद नहीं करते कि इसमें डेक्सा में कोई चेंज आएगा। तो इसलिए साल दर साल हम डेक्सा स्कैन करके या 2 साल के बाद डेक्सा स्कैन करके ये जांच लेते हैं कि कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो ये जो सुनने में आता है अक्सर बुजुर्ग महिलाएं या पुरुष, खासकर महिलाएं, बाथरूम में गए, पैर फिसला और हड्डी टूट गई, तो उसकी वजह ऑस्टियोपोरोसिस ही होती है? बिल्कुल, उसकी वजह ऑस्टियोपोरोसिस ही होती है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि महिलाओं में 45 और 50 के बाद में और पुरुषों में 60 और 65 की उम्र के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन हो जाता है।
तो हमको स्पेसिफिकली और साथ में ही उनकी मसल्स भी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। तो वो जब गिरते हैं तो वो अपने आप को प्रॉपरली बचा नहीं पाते हैं, इसी वजह से उनको फ्रैक्चर हो जाता है। और हाथ में रिस्ट के अराउंड और पैर में कूल्हे के अराउंड जो हिप बोन होती है उसका फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब मिडनाइट में या रात में जब पेशेंट बाथरूम करने के लिए जाता है तो उस टाइम पे एक तो वो लेटे हुए पोजीशन से सडनली उठ के बाथरूम करने के लिए जाता है। इसके अलावा ब्लैडर डिस्टेंडेड होता है, इसलिए हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है। एक रात में जाते टाइम हो सकता है कि आपके बाथरूम में अंधेरा हो, लाइटिंग का प्रोविज़न नहीं हो सकता है कि बाथरूम और कमरा बहुत अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन नहीं किया गया हो, तो कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। इस वजह से जनरली पेशेंट गिर जाते हैं और उनको फ्रैक्चर हो जाती है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि यदि आपके घर में बुज़ुर्ग हैं और इस तरह की प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है तो फ्यूचर में होने से बचाने के लिए स्पेसिफिक इंटीरियर चेंजेस करना चाहिए, जिसमें कि बाथरूम में हैंडल लगाना, बाथरूम की प्रॉपर लाइटिंग करना, बाथरूम की लाइट का स्विच अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाना, ताकि बाथरूम में जाने से पहले लाइट का स्विच ऑन करके देख सके कि कोई गीला तो नहीं है फर्श और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा भी जो बुज़ुर्गों के रहने का कमरा है उसको हमको सुव्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए, ताकि उसमें कहीं भी पैर फंस के और गिरने का चांस नहीं रहे। इसके अलावा उनके उठने बैठने के लिए हैंडल और सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, तो वो भी उनके पहुंच के अंदर ही होना चाहिए, ताकि वो अपने बेड से उठ के किसी चीज़ से सपोर्ट लेके और जो बाथरूम के गेट तक पहुँचे वहाँ पे लाइट ऑन करें, और बाथरूम में जो हैंडल और रेलिंग लगाई है हमने उसके सहारे से वो बाथरूम में बैठे, और बैठ के उठते टाइम जो सबसे ज़्यादा चांस होता है चक्कर आने का और गिरने का, तो उस टाइम पे वो हैंडल बहुत यूज़फुल हो सकता है। अब मैं एक्सरसाइज पर आऊँगी। एक तो आप सभी उम्र के लिए बच्चे, ताकि आगे ऑस्टियोपोरोसिस ना हो या उसकी नुकसान कम हो, महिलाएं जो 40 से 50 साल की उम्र की है, और जो 60-70 साल के बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी आप क्या रिकमेंड करते हैं? वॉक, एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए? देखो, सभी एज ग्रुप, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी के लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हड्डियां तभी मजबूत रहेंगी जब हम उन पे वजन डालते रहेंगे। किसी भी चीज़ को हम जब तक काम में नहीं लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ये सभी लोग जानते हैं। सेम ही प्रिंसिपल हमारी मसल्स और हड्डियों के लिए भी है। यदि हम उन पे लगातार दबाव डालते रहेंगे, उनसे काम में लेते रहेंगे, तो वो सब अच्छे चलते रहेंगे। तो बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर खेलना चाहिए, दौड़ भाग करनी चाहिए, उठक बैठक लगानी चाहिए, इसके अलावा रनिंग करनी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रनिंग की एबिलिटी कम हो सकती है, वेट उठाने की एबिलिटी कम हो सकती है, तो हमको हमारी आयु के हिसाब से स्क्वाटिंग, पुशअप्स और एक्सेंट्रिक लोडिंग, डंबल से एक्सरसाइज, या कोई भी घर में से सामान उठाना है, करना है, वो एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो कार्डियो से रिलेटेड है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कार्डियो जो एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनसे हमारी हड्डियों को कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है। तो कार्डियो के साथ में कोई भी रजिस्टिव एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी चाहिए, जिनसे हमारी मसल्स भी बिल्डअप हों और साथ में हमारी हड्डियाँ भी मजबूत रहें। कितने मिनट हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए? महिलाओं के लिए मैं खासकर ज़रूर पूछूंगी, क्या जिम जाना चाहिए उन्हें वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने के लिए, या घर पर ही कुछ ऐसी एक्सरसाइज की जा सकती है? वो उसका तरीका भी बताइए। बिल्कुल, डेफिनेटली जो वेट बेयरिंग या जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है वो हर उम्र के लोगों को करनी चाहिए, खासकर कि महिलाओं को, और जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उसको। रोज़ की 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज भी सफिशिएंट होती है, यदि आप बहुत ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यदि आप 10 सेट्स ऑफ ईच एक्सरसाइज डेली करेंगे, जो हार्डली 10 to 15 मिनट का टाइम लगता है, तो आपकी हड्डियां और मसल्स स्वस्थ रहेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्टिव एक्सरसाइज करने के लिए या वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने के लिए किसी जिम की ही ज़रूरत है। जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, लेकिन यदि आपको टाइम नहीं मिलता है या जिम अवेलेबल नहीं है, तो आप घर में भी रजिस्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके बहुत
कन्वीनियंट हैं। एक तो जो घर में नॉर्मल पानी की बोतल होती है, 2 लीटर की पानी की बोतल आप ले सकते हैं, पानी भर के या उसमें रेत भर के उसको डंबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में थेराबैंड नाम से रबर के बैंड्स अवेलेबल हैं। आप साइकिल का ट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं अपने कहीं पड़ोस के साइकिल वाली दुकान से लेके। तो आप उनको यदि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए काम में लेंगे तो आजकल काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप देख के बाइसेप्स ट्राइसेप्स की मसल्स की, फोआर्म की मसल्स की, शोल्डर की ट्रेनिंग, इसके अलावा क्वाड्रिसेप्स और जो डिफरेंट मसल ग्रुप्स हैं उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और साथ में ही आप जो नॉर्मल हम जिसको स्क्वेटिंग बोलते हैं, उठक बैठक लगाना, वो कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, जिनसे कि आपकी अपर लिम्ब और स्पाइन की भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और जो पुशअप्स नहीं कर सकते, 50 से 60 साल की उम्र की महिलाएं, पुरुष, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी तो हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, अब वो क्या करें? मतलब वेट बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी पता नहीं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो और लाइट मोड एक्सरसाइजेस क्या हो सकती है? लाइट मोड एक्सरसाइज सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, उससे आपके पैरों की हड्डियों में, स्पाइन में, सब में स्ट्रेंथ आएगी। और यदि आप की बॉडी अलाउ करती है तो आप लाइट जॉगिंग कर सकते हैं। और साथ में जैसे सिटअप्स लगाना है या प्लैंक्स हैं कि सिर्फ आपको एक जगह पे खड़े रहना है और लेट के रहना है ऑब्लिक पोजीशन में, तो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। महिलाओं पे मैं ज़रूर, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज, पीरियड्स बंद होने के बाद महिलाओं में क्यों एकदम से कैल्शियम कम हो जाता है और क्यों ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है? क्योंकि जनरली होता है कि वो ध्यान भी नहीं देती, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और हमें कुछ खास तरह का ख्याल रखना चाहिए। क्या ख्याल रखना चाहिए, ये ज़रूर बताइए। बेसिकली जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और पीरियड्स बंद होना शुरू होते हैं तो जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन है बॉडी में वो कम होना शुरू हो जाता है, जो कि बोन्स की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए बेसिकली हमको एक तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जो अभी हम बात कर रहे थे रजिस्टिव एक्सरसाइजेज की, वो डेली हमने करना चाहिए। उसके अलावा डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट के हिसाब से जो और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमने शुरू करने चाहिए। खास करके महिलाओं में उनकी डाइट कम होती है तो उनको जो भी डाइट में जिनमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है और जिसमें संघनित रूप से कंडेंस रूप में कैल्शियम जा सकता है वो डाइट लेनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हैं और पनीर है, टोफू है, सोयाबीन है, ये सब अच्छे हैं उनके। कुछ खास ड्राई फ्रूट्स को सोक करके लेना चाहिए, भिगो के, या वैसे ही लिए जा सकते हैं, वो भी बताइए, क्योंकि वो भी बड़ी कंफ्यूजन है। वो आपकी पसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं। किसी भी चीज़ को भिगो के अंकुरित करके खाओगे तो आपकी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डेफिनेटली बढ़ जाती है। लेकिन यदि कन्वीनियंट नहीं है तो आप नॉर्मल भी ड्राई फ्रूट लेंगे तो कोई प्रॉब्लम। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि सभी को होना ही है ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि बाल सफ़ेद होने हैं या आंखें कमज़ोर होनी हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का जो नुकसान है, जैसे हड्डियां गिरे नहीं कि फ्रैक्चर हो गया, ये नुकसान जाने से पहले, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले ज़रूर बताइए कि उस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। सभी के लिए एक मैसेज ज़रूर। हड्डियों को टूटने से बचाने के लिए जो ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए जो हमने पहले बात की उसी को मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि जो डाइट बेस्ड ट्रीटमेंट है, कैल्शियम और कैल्शियम से रिलेटेड जो डाइट है वो हमने रेगुलरली लेनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने मॉडिफिकेशंस की बात की, जो घरों में मॉडिफिकेशन करना चाहिए और डेली एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, वो हमको रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो करना होगा, तभी हम हमारे अपने आप को फ्रैक्चर होने से बचा पाएंगे। और एक बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है बैलेंस ट्रेनिंग। यदि आप चलते चलते अपना बैलेंस खो देंगे तो गिर के और फ्रैक्चर हो सकता है। तो आप डेली बैलेंस ट्रेनिंग के लिए जो कई सारे योगासन अवेलेबल हैं उनको आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम कई तरह की दवाइयाँ, जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए और किसी चीज़ के लिए दवाइयाँ ले रहे होते हैं कई सारे व्यक्ति, तो उनको उस देखना चाहिए कि उस दवाई से कुछ पोस्चुरल हाइपरटेंशन तो नहीं हो रहा है, आपको कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है कि आप लेट के बैठते हैं या बैठ के अचानक से उठते हैं तो आपको चक्कर आ जाते हैं। यदि इस तरह की कोई शिकायत है तो आप
हमेशा पोजीशन चेंज करते टाइम थोड़ा पॉज लीजिए, अपने आप को संभालिए, उसके बाद चलिए। और यदि फिर भी आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलके और दवा की डोज कम करवाइए। और थकान को भी अनदेखा ना करें। बिल्कुल, थकान को कभी भी अनदेखा न करो। थकान चाहे से बॉडी से हो चाहे मन से हो, हमेशा आदमी को थका देती है। तो इसलिए हमेशा चीयरफुल रहने के लिए थकान को कभी भी अवॉइड नहीं करें। क्योंकि खासकर महिलाओं को हमने देखा है कि वो थकती भी है या वो काम भी कर रही है, उन्हें लगता है जो रूटीन में काम कर रही है, किचन में काम कर रही है या घर में काम कर रही हैं, तो वही शायद एक्सरसाइज है, ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की। तो ये गलत है, उन्हें भी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कितनी खतरनाक बीमारी है और इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और परामर्श जरूर लीजिए। शुक्रिया स्वस्थ जीवन देखने के लिए।